स्क्रीन दिख रही है तुम्हें मेरी? हाँ सर। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने देख लिया रोटेशनल एक्सिस और सिमेट्री होती है कैसी होती है, कैसे उसे करते हैं, वो आई थिंक कि हम लोग अच्छे से उससे पढ़ चुके हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, इट सीम्स किसी को कोई डाउट नहीं है। सो सिमेट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा एक्शन होता है जो हम लोग मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, और जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है, जो उसकी पोजीशन होती है वो पहले से बिफोर और आफ्टर वो एग्जैक्टली सेम होती है। ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उसके ऊपर कुछ किया नहीं है और वो एज इट इज़ वहाँ पे रखा हुआ है। सो ये होता है सिमेट्री ऑपरेशन। और जो एक्शन किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट। 5 तरीके के होता है: आइडेंटिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? इसमें बेसिकली हमें कुछ भी नहीं करना होता, मतलब हमें जैसे मॉलिक्यूल है वो वैसे ही रहेगा, वही उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी से हम लोग पहचाने, जैसे जैसे हमारा नाम हो गया, हमारा जो फेस वगैरह हो गया, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया। तो हम जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसके ऊपर कोई फर्दर एक्शन नहीं किया जाएगा। तो मॉलिक्यूल को हम लोग उसकी आइडेंटिटी से पहचानेंगे कि क्या उसकी शेप है और कैसे एटम्स उसमें अरेंज हो रखे हैं। उसमें हमें कोई एक्शन नहीं करना। सो दैट इज आइडेंटिटी। और मैंने तुम्हें बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट हर किसी के पास होता है। नेक्स्ट वाज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या होता है? हम लोग एक पर्टिकुलर एक्सिस लेते हैं और उसके थ्रू मॉलिक्यूल को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग रोटेट मॉलिक्यूल को इस तरीके से करते हैं कि मॉलिक्यूल जब रोटेट हो जाए तो उसकी जो पोजीशन हो वो एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा लगे ही नहीं कि मॉलिक्यूल को रोटेट किया गया है। सो इस तरीके का जो रोटेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन। और जिस एक्सिस से उसे रोटेट किया गया होता है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी एन से, वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो 360 डिग्री पे घुमाने पे कितनी बार हमें मॉलिक्यूल सेम नज़र आता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 360 में से जितना एंगल जो हम लोगों ने मूव करा है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो एन की वैल्यू आ जाती है, मतलब उतना फोल्ड एक्सेस हो गई है हमारी। नेक्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हम लोग कल बात नहीं कर पाए थे, तो हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने तुम्हें कल ही दिखाया था। सो कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे CO2, HCl और O2 लिया था। तो एक बार और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि HCl H है और यहाँ पे Cl है। तो इसमें ये एक्सिस होती है और इसके थ्रू अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा, हर एंगल पे मॉलिक्यूल सेम आएगा। उससे हम लोग बोलेंगे सी इनफाइनाइट। मतलब 360 को मैं इनफाइनाइट टाइम्स उसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो इसका ऑर्डर क्या होता है? सी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, ऑर्डर इन्फिनिटी होता है। इसको हम लोग इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट एंगल से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट हम लोग 0.01 एंगल से कर सकते हैं, 0.02 से कर सकते हैं, 0.03 से कर सकते हैं, एंड कब तक? इन्फिनिटी तक। तो 360 को मैं अगर उसको डिवाइड करूँ लाइंस में ना, तो इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है, मतलब इनफाइनाइट एंगल्स मेरे यहाँ पे बन सकते हैं। और इनफाइनाइट एंगल से मैं मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करूँगा तो होगा। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ग्लोब का, तो ग्लोब को ये स्फेयर है, ये मैंने एक एक्सिस ले ली और इससे मैं घुमा रहा हूँ, तो ये घूमते ही इसी एक्सिस पे घूमेगा। तो इस तरीके से ये घूमना स्टार्ट होगा। तो चाहे मैं कितने भी एंगल ले लूँ, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसकी पोजीशन क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। सो ये जो एक्सिस है इसको समटाइम्स हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एक्सिस, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो मॉलिक्यूल के थ्रू पास हो रही है। तो HCl जो ये मॉलिक्यूल है उसमें से यहाँ से पूरा ये पास हो रही है, और मॉलिक्यूल क्या होगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। इस तरीके की एक्सिस को हम लोग इनफाइनाइट फोल्ड एक्सिस बोल सकते हैं या रोटेशनल एक्सिस बोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताओ। इट सीम्स कि किसी किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो मैं सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट करूँगा। स्क्वायर तुमने देखा ही होगा कैसा होता है, ठीक है। इसका ये ए है और ये बी है, तो ए इज इक्वल्स टू बी होता है। लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। तो ए और बी लिखने की जगह मैं इसको ए लिख देता हूँ कि सबकी लेंथ क्या है, सेम है। और मैंने यहाँ पे ले लिया विच इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मैंने कंसिडर कर लिया कि 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और ब्रेथ है। अब इसमें ना कुछ सेवरल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि हमें क्यूब की सिमेट्री देखनी है, तो उसके लिए पहले मुझे उसके एक फेस की सिमेट्री देखनी पड़ेगी। तो एक एक्सिस हो गई ये वाली, पीछे से दिखेगी, ठीक है। तुम लोग बता सकते हो कि ये कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब इसको मैं कितने एंगल पे घुमाऊं कि वो सेम ही रहे, उसके बीच में से जा रही है। दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को? ठीक है, तो इसको मैं कितने एंगल से मूव करूं, इस तरीके से रोटेट करना है मुझे, इस तरीके से रोटेशन हो रहा है। तो कितने एंगल से मूव करूं कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाएगा? 90 डिग्री। हम्म, good। तो ये कौन सा है, 90 डिग्री पे रोटेट करूंगा। तो 90 डिग्री पे रोटेट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी इधर आ जाएगा। इनको नंबर करना नहीं है, बट मैं तुम्हें नंबर करके दिखा रहा हूँ सो दैट तुम्हें पता चले। ए इधर, बी इधर और सी इधर। तो ये कितने एंगल के एंगल से हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे है तो कितना फोल्ड एक्सिस होगा, 4 टाइम। फोर फोर फोल्ड होगा। ठीक है, तो मैं इसको बना के जल्दी से बना देता हूँ। और 4 बार हमें मॉलिक्यूल क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। सो इसको लेते हैं। अब ए इधर आ जाएगा, बी इधर, सी इधर एंड डी इधर। नेक्स्ट में ए बी सी डी, ए बी। ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ए इधर आ जाएगा, फिर ए इधर आएगा, फिर इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे 360 डिग्री पे रोटेट करने पे 4 बार मॉलिक्यूल सेम मिलता है। सो इट मीन्स इसमें ये जो एक्सिस है ये क्या है, 4 फोल्ड एक्सिस है। और मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी एन एक्सिस है वेयर एन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 90, 9 4 36 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हेंस इट हैज C4 सिमेट्री। समझ में आया ना ये? तो ये जो C4 है सिमेट्री है, ये बीच में से जा रही है और इसको हम लोग इस तरीके से रोटेट करें कि ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर आएगा। और कितने एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके पास एक C4 सिमेट्री हो गई। और भी बहुत सारी सिमेट्री होंगी, हम लोग देखते हैं कौन कौन सी होंगी। अब मैं एक ये वाली एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मुझे इस तरीके से करना है। तो कितने एंगल से मैं करूँगा कि ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम दिखे, बताओ कोई। इसको मैं कैसे घुमा रहा हूँ, ऐसे। तो मतलब ये ऊपर की साइड जाएगा और ये नीचे की साइड, पीछे की साइड जाएगा। 180 डिग्री पे। हाँ, 180 डिग्री पे, ठीक है। तो ये कितने पे घूमेगा, 180 डिग्री पे। मैं इसको नंबर कर देता हूँ, ए बी सी डी। और जब ये इधर जाएगा तो ए इधर आएगा, बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, डी आएगा। कितना हो गया, 180 डिग्री। और इसको मैं 180 डिग्री पे एक और बार करूँगा
तो मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। मैं इसको फिर से नहीं बना रहा, 1 2 और इसको मैं लिख देता हूँ, बनाने पे 1 एग्जैक्टली वही मिल जाएगा। तो ए इधर है तो ये इधर आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो ये जो एक्सिस है ये कैसी हो गई, C2 एक्सिस हो गई। C2 एक्सिस क्यों, क्योंकि n क्या है 360 है और कितने डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री से, विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी, ये क्या है, C2 एक्सिस है। ठीक है, तो एक एक्सिस तो ये वाली हो गई, ये कौन सी होगी, C2 एक्सिस। ये वाली भी होगी, कोई बताएगा कि ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली, ये भी C2 एक्सिस होगी। घुमा के देखते हैं कि मैंने ये वाली एक्सिस ली है, अब इसको मैं कितने से घुमाऊं कि वो एग्जैक्टली सेम आ जाए, वही 180 डिग्री से मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो नंबर करता हूँ, तो ये इसको इधर से रोटेट किया है, तो ए इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो बी ए सी डी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है, इसको बस पलट देना है, फिर 180 डिग्री से करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसको अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ये 2 हो गया, तो मुझे वापस 1 मिल जाएगा। तो ये भी किस तरीके की एक्सिस हो गई, ये भी हो गई C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर, अब इसको मैं इस तरीके से करूँगा तो भी रोटेट होगा, ये कितने डिग्री पे रोटेट होगा, बताओ कोई। इस तरीके से रोटेट करना है कि मॉलिक्यूल क्या बने, एग्जैक्टली सेम बने। 180 डिग्री। इसको भी कितना करेंगे, 180 डिग्री पे करेंगे। सो ये ए बी सी डी है, तो ए जहाँ पे था वो वहीं रहेगा, सी जहाँ पे था वहीं रहेगा, डी और बी की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फिर से मैं 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा तो मुझे वही सेम फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये भी किस तरीके की एक्सिस हो गई, ये भी हो गई हमारी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई तो हमारा ये खत्म हो गया। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। एक ये जो ऊपर नीचे से निकल रही है ये वाली एक्सिस है C4 एक्सिस। तो इसको घुमाओगे, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसको ऐसे घुमाओगे तो ये है C2 एक्सिस और ये भी क्या है, C2 एक्सिस। और ये भी कुछ है C2 एक्सिस, C2 एक्सिस, और ये वाली हो गई C2 एक्सिस। So overall we have two types of axis। तो दो तरीके की एक्सिस है, एक है C4 एंड C2। C4 कितनी है, 1 C4 है,
एंड C2 कितनी है टोटल, अगर हम लोग करें तो दो ये वाली और दो ये वाली कितनी होगी, 4C2। क्लियर? इसमें से प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी है? 4C2। नहीं, C4, जो बड़ी वाली होती है जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है वो। ये नहीं देखना कि कितनी है, ये देखना है कि कौन सी बड़ी है। ठीक है, 4 2 से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो C4 वाला है। C2 क्या है, 180 डिग्री पे है, और C4 क्या है, 90 डिग्री वाली है। तो C4 का ऑर्डर बड़ा है कि मॉलिक्यूल को तुम घुमाओगे तो 4 बार सेम मिलेगा, और इसमें 4 ऐसी एक्सिस हैं जिसमें तुम 180 डिग्री पे घुमाओगे तो सिर्फ 2 बार ही मिलेगा, मतलब 360 पे घुमाओगे तो 2 बार ही मॉलिक्यूल मिलेगा। सो ये वाला जो आगे का जो नंबर है ना, ये मैटर नहीं करता कि ये कितनी है, ये मैटर करता है कि फोल्ड कितना है। ठीक है, हमें क्या देखना है, फोल्ड देखना है। फोल्ड शुड बी ग्रेटर, कितने फोल्ड से है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना कि कितनी है वो। क्लियर? अब हमें करना है क्यूब। चलो क्यूब पे आ जाते हैं। अब तुम्हें क्यूब को थोड़ा अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा। अब इमेजिन कैसे करना है वो तो मैं बताता हूँ तुम्हें, पहले क्यूब तो बन जाए। ठीक है, ये मैंने एक क्यूब बना लिया है। अब ये जो क्यूब बनाया है, इसमें हमें देखना है फेसेस एंड एजेस एंड कॉर्नर्स। तो ये कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने और कॉर्नर्स हैं। तो ये जो दिख रहा है ऊपर का जो उसका मुंह है उसको फेसेस ही बोलेंगे। ये एक, ये वाला एक, ये वाला, तो तीन तो तुम्हें सामने दिख रहे हैं। सो ओवरऑल वी हैव 6 फेसेस, 6 फेसेस होते हैं हमारे पास। कैसे, दो ऊपर के होंगे, ठीक है, और 4 साइड के। कैसे इसे इमेजिन करना है, इमेजिन अ रूम। ठीक है, जिस घर में तुम रहते हो उसमें एक रूम होगा, तो रूम की तरह इमेजिन करना है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, सीलिंग हो गई। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है इसकी। एक हो गया फ्लोर, एंड 4 वॉल्स हो गए। ठीक है, तो जिस रूम में हम लोग अभी बैठे होंगे, आई डोंट नो अगर सबका स्क्वायर हुआ या रेक्टेंगल टाइप का भी हुआ, तो भी 6 फेसेस तुम्हें दिखेंगे। एक ऊपर का, एक नीचे का, ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ऊपर नीचे वाला, इसको मैं कर देता हूँ। ये वाला हो गया अप साइड वाला, और इसके जो नीचे वाला है वो डाउन वाला है, जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और ये क्या हो गई, वॉल्स हो गई हमारी। ठीक है, 4 वॉल्स, एक आमने सामने की, और एक मतलब फ्रंट और बैक की, और एक लेफ्ट और राइट की। ठीक है, सो ओवरऑल वी हैव 6 फेसेस। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि कितने फेसेस हैं हमारे पास, 6 फेसेस हैं। और रूम की तरह अगर हम लोग इसको ट्रीट करेंगे तो 4 वॉल्स हो गई, एक सीलिंग हो गई, एक छत हो गई, और एक फ्लोर हो गया। सो ये तो ओवरऑल 6 फेसेस हो गए। अब जल्दी से अपने रूम में गिन के बताओ कि मुझे कितने एज, कितने कॉर्नर्स हैं। अपने रूम को देखो और मुझे बताओ कि 8। कितने कॉर्नर्स हैं, कितने, 8। ठीक है, 8। हाँ, ठीक, तो हमारे पास कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। 8 के कॉर्नर्स कैसे, ऊपर के 4 कॉर्नर्स और नीचे के 4 कॉर्नर्स। ठीक है, तो एक कॉर्नर ये हो गया, नंबर कर देता हूँ मैंने, ए बी ई एफ जी। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉर्नर हैं। एजेस क्या होते हैं, एजेस होती हैं ये साइड्स। अब गिन के बताओ कितनी साइड्स हैं, ये वाली। 8।
कितनी 8? नहीं 8 तो नहीं है, ढंग से गिनो। 12। 12, यस 12 एजेस है हमारे पास, ठीक है। 12 कैसे हैं देखो इसमें, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। 4 इधर हो गए, 5, 6, 7, ऊपर ये मैंने कवर कर लिया, ठीक है। ये वाला 8 और ये वाला इधर 9, 10, 11 और ये वाला 12। समझ में आ गया ना? ढंग से देखो रूम में कि कितने साइड्स हैं, 12 साइड्स दिख रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोर लेता हूँ ये, तो ये 4 ये हो गई, ठीक है। 4 सीलिंग का लेता हूँ, तो सीलिंग में भी कितनी हो गई, 4 ये हो गई। और जब ये जुड़े हुए हैं तो ये 4 साइड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी कितनी हो गई, 4 ही हो गई, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो हमारे पास कितने हैं, 12 एजेस हैं। ओके, सो ये हमारा क्लियर हो गया कि फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, कॉर्नर किस में है। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो रूम्स होते हैं वो क्यूब नहीं होते, वो क्यूबॉइड की फॉर्म में होता है। हो सकता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम ना हो, या किसी की भी थोड़ी बहुत ऊपर हो, दो की सेम हो या नहीं हो, तो अलग शेप बन जाती है, वो प्रॉपर क्यूब नहीं रहता है। अब इसको समझने के लिए हमें चलानी पड़ेगी वीडियो कि कितने हैं, ठीक है। तो मैं पहले खुद बनाने की कोशिश करता हूँ, तो तुम्हें शायद थोड़ा बहुत समझ में आए। तो अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूँ, तो ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, बताएगा कोई? मॉलिक्यूल को मैं, इस क्यूब को मैं किस तरीके से इस एक्सिस के थ्रू मूव करूँ कि वो एग्जैक्टली सेम आ जाए। मैं नंबर कर देता हूँ और तुम्हें फिर पता चलेगा। ये था A, B, C, D, E, F, G इधर होगा कहीं, वो दिख नहीं रहा, और ये H, ठीक है। तो मैं G इधर नहीं लिख ही देता हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, इस तरीके से रोटेट किया, तो ये आ गया A, B, C, D, E, 90 डिग्री पे F, रोटेट हुआ सर। S, G और H, ठीक है। तो ये कितने डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री पे रोटेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री पे रोटेट होने के बाद भी मॉलिक्यूल क्या है, उसी तरीके का है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो एक्सिस है वो क्या है, C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आ रहा होगा। अब ये जो C4 एक्सिस है, इट इज पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, टू ऑपोजिट फेसेस से, ठीक है। तो दो अपोजिट फेसेस से ऊपर, या सीलिंग देख लो, ये सीलिंग और फ्लोर, ठीक है। तो अगर सीलिंग और फ्लोर से एक एक्सिस जाएगी और तुम्हारा रूम ऐसे घूमता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये ऊपर वाला और नीचे वाला फेस से जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से वी हैव 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, मतलब 3 पेयर है। पेयर क्या होता है, 2 का पेयर होता है, ठीक है। तो ठीक है, सो ऊपर वाला एक और नीचे वाला ये दोनों हो गए 1 पेयर, ठीक है। ऐसी लेफ्ट वाला, ये वाला, और राइट वाला जो हमें नहीं दिख रहा, वो भी एक पेयर हो जाएगा, और एक सामने वाला और एक पीछे वाला, ये भी क्या होगा, पेयर हो जाएगा। सो वी हैव 3C4 एक्सेस। तो इसी तरीके से हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 3C4 एक्सेस हो जाएंगी। समझ में आया ये? नहीं आया होगा, वीडियो दिखाता हूँ मैं, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। तो इसके लिए एक वीडियो है जो कि हम लोग देखेंगे, मैं इतने में रिकॉर्डिंग पॉज करूँगा। छोड़ो, पॉज नहीं करते हैं।
इसकी वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक क्यूब दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, इसमें हम लोग क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेशनल एक्सिस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गई। अब ये जो एक्सिस ऊपर से नीचे जा रही है, ठीक है, ये क्या है, C4 एक्सिस है। तो दिख रहा होगा 1 2 3 और 4। तो मतलब अगर मैंने 360 इसको इस तरीके से घुमाया है तो वो एग्जैक्टली 4 बार मुझे दिख रही है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 ऑर्डर हो गया, C4 ऑर्डर हो गई। ठीक है, तो ये पहली हो गई। अब दूसरी क्या पॉसिबल है, तीन तरीके के फेजेस है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसने क्या है, लेफ्ट और राइट वाला ले लिया। अब इसकी तरफ घुमाएगा, इसको 4 घुमाएगा तो ये हो आएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, यहाँ से यहाँ पे है ये। और एक ये है सामने और पीछे वाली। अब इसने इसको क्या किया, घुमा के दिखाया तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। 2 रोटेशन हो गई, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये इसको भी 360 पर घुमाया तो हमें मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है, 4 बार दिख रहा है। ठीक है, रुको, इसने पहली स्टार्ट कर दी। ये सबको समझ में आ गया, दिख गई ये कैसे हैं। आई नहीं समझ में। हेलो, तुम लोगों को वीडियो दिख रही है या नहीं दिख रही, कुछ तो बोलो। हाँ सर, आ गया समझ में। हाँ, ठीक। हाँ, अब देखो हमारे पास क्या होती है, एक और एक्सिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं C3 एक्सिस। अब ये कैसे घूमती है ये मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो देखेंगे। अब ये जो दूसरी एक्सिस, डायगोनल एक्सिस हम लोग इमेजिन करने जा रहे हैं, वो थोड़ी मुश्किल होती है इमेजिन करना। तो इसमें मॉलिक्यूल क्या जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, एक्सिस यहाँ से जा रही है। मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ। ये एक्सिस है, ये इसके अंदर से जा रही है और ये निकल रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे घुमाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से टिल्ट करके देख सकते हैं क्यूब को। तो मेरा ये क्यूब इस तरीके से है, ये एग्जैक्ट क्यूब नहीं बना, इसकी एक्सिस थोड़ी छोटी बन गई। तो ये जो एक्सिस है वो इस तरीके से यहाँ से जा रही है और वो यहाँ से आते हुए यहाँ से जा रही है। अब इसको मैं घुमाऊंगा तो इसमें क्या है, इस तरीके से एक पॉइंट से कितने फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं। इस पॉइंट पे देखो तो एक फेज ये हो गया, या मैं इधर से दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे 3 फेजेस हैं, एक फेज ये हो गया, एक फेज ये वाला है और एक फेज इसके पीछे वाला है। 6 फेज हैं, 3 इस साइड पे हैं और 3 इस साइड पे। ठीक है, तो इसको मैं वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा उस केस में। या फिर जब मैं प्रैक्टिकल होता, एक बॉक्स लेके तुम्हें करके दिखाता तो आराम से समझ में आ जाता। ऑनलाइन में हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर से दिखाता हूँ। इसने क्या लिया है, ये एक्सेस ले लिया है, ये यहाँ से और यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, तो अब तुम्हें दिख रहा होगा ये 3 बार ये मूव करने का कोशिश कर रही है। मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये एक्सिस है, इधर से और इधर से कोई भी डायगोनल पे 2 कॉर्नर्स ले लो और उन 2 कॉर्नर्स के थ्रू इसको रोटेट करने की कोशिश करो। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये अपनी पोजीशन पे कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और ये लास्ट थर्ड टाइम। ठीक है,
सो ये जो कॉर्नर्स हैं, जब दो कॉर्नर से किसी भी दो कॉर्नर्स में हम लोग उसको लेके जाते हैं और फिर उसको रोटेट करते हैं, तो एक, दो, एंड दिस इज योर थर्ड। ठीक है, ये वीडियो का मैं लिंक मैं तुम्हें क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, तो एक बार तुम खुद भी देख लेना। एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीन हो गए। अब हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, तो कितनी आएंगी, 4 आएंगी, क्योंकि ये पेयर में चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये पेयर होने की वजह से हमारे पास कितने हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वी हैव 8 कॉर्नर्स। ठीक है, और जो डायगोनल एक्सिस है passes through टू ऑपोजिट कॉर्नर्स। तो ये दो ऑपोजिट कॉर्नर्स में, एक इधर से और एक इधर से, ये एक हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से घूमती है। तो दो से घूमती है, सो वी हैव 4 पेयर्स। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 पेयर हो गए। और ये जो एक्सिस है, ये कितने से घूम रही है, ये C120 पे घूमती है, और इसलिए ये क्या है, C3 है। ठीक है, 120 पे घूमने के बाद हमें क्या मिलता है, एग्जैक्ट वो मिल जाता है एटम। तो ये इधर, 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 तो C3 एक्सिस है ये, और कितनी एक्सिस हो जाएंगी, वी हैव 4C3 एक्सिस। ठीक है, ये कब समझ में आएगा, जब ये तुम खुद करके देखोगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक बॉक्स लो। ठीक है, बॉक्स से तुम्हें पता होगा, कोई भी बॉक्स लेना और उसको कोई भी स्टिक उसके अंदर साइड्स में घुसेड़ देना, और फिर उसको घुमा के देखना कि वो उस पोजीशन पे पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। इसको करके देखना और फिर कल मुझे बताना। ठीक है, तो जैसे चौक का बॉक्स आता है वो इसी तरीके से होता है, क्यूब होता है वो। तो ऐसे देखना घर में कि तुम्हारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जो क्यूब में हो, या फिर जो क्यूब, जो खेलने वाला जो क्यूब आता है जिसमें कलर्स हम लोग सेम बनाते हैं, उसको भी ले सकते हो। और दोनों उंगली से उसको पकड़ के घुमाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत आराम से उन्हें वो सारी एक्सेस दिखेंगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास बची हैं C2 एक्सेस, और C2 एक्सेस हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है। ये सारी जो एक्सेस हैं वो एजेस से गुजरेंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये वही रोटेशन दिखा रहा है। पहले मैं बताता दूँ, तो ये देखो क्यूब है। अब जो एक्सिस है ये इस एज से और ये अपोजिट एज पे जा रहा है। ठीक है, ये वाला एज और ये इसके अपोजिट वाले एज से ये मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये मूव करेगा 180 डिग्री पे, तभी हमें सेम मॉलिक्यूल मिला। अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, लेकिन अब मिल रहा है। जब वो मॉलिक्यूल पूरा 180 डिग्री पे जाएगा तो ये वाला सीधा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। सो एजेस हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। तो 12 एजेस होने की वजह से दो पेयर में जाते हैं, दो अपोजिट एजेस पे जाते हैं, तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 6 ये वाली एक्सेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तुम्हें सारे पेयर्स करके दिखाएंगे। ठीक है, सो ये वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तुम इसको एक बार करके देखना। अब ओवरऑल देखते हैं हम लोग कि हमारे पास कितनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला जो था वो C2 एक्सिस है, और ये जो C2 एक्सिस जाती है वो कहाँ से जाती है,
ये जो C2 एक्सिस है ये दो अपोजिट एजेस से जा रही है। ये वाला एज इसके अंदर घुस के यहाँ से निकलेगी, ठीक है। इसको मैं तो इसको अगर मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो 180 डिग्री पे हमारा सेम मॉलिक्यूल मिलता है। सो इट इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री passing through two opposite edges। तो कहाँ से मूव करिए, दो अपोजिट एजेस से मूव करिए। इन टोटल वी हैव 12 एजेस। टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 एजेस हैं। और अगर पेयर बनाएंगे दो अपोजिट का तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 पेयर्स हो जाएंगे। 6 पेयर्स मतलब हमारे पास 6 एक्सेस हो जाएंगी, जो कि किस तरीके से C2 एक्सेस की तरह काम करेंगे। कोई भी दो अपोजिट हम लोग एजेस ले लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ओवरऑल कितनी हो गई है, 6 C2 एक्सेस हो गई फ्रॉम एजेस, ठीक है। और दो अपोजिट से जाती है तो 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 एजेस हमारे पास हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 4 C3 एक्सेस होती हैं फ्रॉम कॉर्नर्स, ठीक है। तो दो कॉर्नर्स के बीच में से जाती है, तो 4 हैं और दो कॉर्नर मिलके कितने हो गए, 8 कॉर्नर्स। तो 8 कॉर्नर्स हमारे क्यूब के होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 C4 एक्सेस है फ्रॉम टू अपोजिट, या मैं फेसेस कर देता हूँ, फेसेस। तो दो अपोजिट फेसेस में से जाते हैं तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 फेसेस। तो हमारे क्या होगा, 6 फेसेस हो गए। सो ओवरऑल हमारे पास टोटल कितनी है, टोटल है 6 4 10 और 3 13। तो हमारे पास कितनी है, 13 रोटेशनल एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। और इसमें से जो प्रिंसिपल एक्सेस है वो कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सेस है हमारी C4, ठीक है। जो क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर है, हमारे पास कितने ऑर्डर हैं, एक ऑर्डर 2 है, एक ऑर्डर 3 है और एक ऑर्डर 4 है। इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 4 वाला है, तो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस हाईएस्ट वाली होती है। तो इसमें से जो C4 वाली है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सेस बन जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत इमेजिनेटिव चीज़ है, तो मैं इमेजिन इसको अच्छे से करना पड़ेगा। तो अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो एक बार खुद करके देखना। पहले वीडियो देखना, जो मैं तुम्हें लिंक में दे दूंगा, ये वीडियो खुद एक बार यूट्यूब पे चला के देखना, तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं शेयर करता हूँ तो वो बहुत धीरे धीरे चलती है शायद, तो इसलिए हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो वो ठीक हो जाएगा जब तुम उसे खुद देखोगे। और कोई भी क्यूब लेके, अपने हाथ में क्यूब लेके और उसको रोटेट करके देखना कि ये एक्सिस है या नहीं है, ठीक है। तो एक और वीडियो थी, कहाँ है, उसमें उस बंदे ने प्रॉपरली करके दिखाया था। उसने क्या किया था, 4 प्लास्टिक पॉली बैग या 4 उससे लेके ट्रांसपेरेंट शीट्स थी, उनसे उसने टेप लगा के खुद ही क्यूब बना लिया था। और उसमें 2 स्टिक्स डाल के उसने प्रॉपरली उसे रोटेट करने की कोशिश करी थी। वो भी मिलेगी तो वो ये वाली है। यस, मेरा इंटरनेट थोड़ा सही नहीं चल रहा अभी, सो इसको मैं तुम्हें लिंक में दे दूंगा, तुम ये वीडियो भी देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। इसके बाद हमारा बचा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कर लेते हैं। नहीं, इससे पहले मैं तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा देता हूँ। सेंटर ऑफ सिमेट्री जल्दी हो जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और समटाइम इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन।
ठीक है। एक पॉइंट होता है, उससे अगर मैं मॉलिक्यूल को उल्टा कर दूंगा तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वैसा ही बन जाता है। तो कैसा होता है ये? तो मैं एक सर्कल लेता हूँ। तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन जो होता है वो मॉलिक्यूल के बीचों बीच होगा, ठीक है। हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन जनरली कहाँ होगा? उस मॉलिक्यूल के बीचों बीच होगा। तो ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो गया। अब पता कैसे चलेगा सेंटर ऑफ इन्वर्जन? अगर मैं एक्स एक्सिस में जाता हूँ और मुझे एक लाइन ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। मैं इतनी दूर पे गया, मैं कंसिडर करता हूँ 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मूव किया। 2 तो बहुत ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर मूव किया है एक्स डायरेक्शन में, तो मुझे ये रेड कलर की लाइन मिल रही है। तो मैं क्या करूँगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा, यहाँ से मूव करूँगा यहाँ पे, तो मुझे 1 सेंटीमीटर पे, ठीक है, सेम लाइन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब मैंने एक्स एक्सिस में मूव किया और मैंने माइनस एक्स एक्सिस में मूव किया, तो मुझे वही चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस में मैं मूव कर रहा हूँ तो वही चीज़ है 1 सेंटीमीटर पे, और वाई एक्सिस में यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है। इस डायरेक्शन में बीच में से मैंने यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे मुझे कुछ लाइन दिख रही है, तो अपोजिट में करूँगा तो मुझे भी यहाँ पे क्या मिलेगा? ये लाइन मिल रही है। इस साइड पे गया तो भी लाइन मिल रही है, इस साइड पे गया तो भी लाइन मिल रही है। तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, या इन्वर्जन सेंटर बोल सकते हैं, या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर या मॉलिक्यूल के बाहर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर ही हो। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से सब कुछ वो कंप्लीटली सिमेट्रिक होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मुझे देखना है कि इस ट्रायंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो मैंने ये सेंटर लिया और मैंने मूव किया इधर, तो मुझे क्या मिल रहा है? एक कॉर्नर मिल रहा है, और मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। तो अब 2 सेंटीमीटर मैं नीचे चला तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? इट डजेंट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जो वाई एक्स एक्सिस में जाने में या वाई एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा और उसके अपोजिट ही मुझे उस डायरेक्शन में चलना है, दोनों जगह पे मुझे सेम ही चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको स्टार बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो मैं कंसिडर करता हूँ ये सेंटर लिया, मैं इधर मूव किया तो मुझे एक लाइन दिखाई दी, इधर मूव किया तो लाइन है, इसके आगे मूव किया तो कॉर्नर है, इधर मूव किया तो भी कॉर्नर है, इधर लाइन है, इधर भी लाइन है, आगे सेंटर है तो इधर भी सेंटर है। नहीं सॉरी, इसको गलत कर दिया, ये इधर गया और ये इधर, यहाँ पे मूव किया लाइन, और इधर कॉर्नर, इधर भी कॉर्नर, ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही हद तक सिमेट्रिक है। इधर मैं मूव करूँगा तो ये सेम, सब जगह क्या है? मूव करने पे से है। तो ये क्या है? इट हैज़ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स करके देखते हैं। जैसे मैंने पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन बीच का सेंटर हो गया। तो ये इस यहाँ से मैं इधर मूव करूँगा, ऑक्सीजन है, यहाँ से मूव किया क्या है? ऑक्सीजन है। सो ऑब्वियसली इट हैज़ सेंटर ऑफ इन्वर्जन, इसके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, आई इसके पास है। अब मैं BCl3 देखता हूँ, ठीक है। मैं इधर से इधर मूव करूँगा तो Cl है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँगा तो Cl नहीं है, तो नो आई। CCl4 लेता हूँ मैं, तो ये कार्बन सेंटर हो गया, ठीक। मैं इस डायरेक्शन में गया तो Cl है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया तो Cl नहीं है, यहाँ गया Cl है, यहाँ गया Cl नहीं है, तो इसके पास भी क्या है? सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, ठीक है। PtCl4 देखते हैं।
यहाँ मूव किया Cl है, इसके अपोजिट मूव किया Cl है, यहाँ मूव किया Cl है, यहाँ मूव किया Cl है, यहाँ मूव किया कुछ भी नहीं है, यहाँ मूव किया कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये मुझे क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है, सेंटर से सिमेट्री है इसकी, तो इसके पास भी क्या है, I है। PCl5 लेते हैं, Cl 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 एंड Cl, ठीक है। सो इस साइड मूव किया तो Cl है, इस साइड मूव किया Cl है, इस साइड मूव किया Cl है, लेकिन इस साइड मूव करने पे Cl नहीं है। इधर जा रहा हूँ तो Cl है, इधर जा रहा हूँ तो Cl नहीं है, इधर गया Cl है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया Cl नहीं है। तो काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे Cl नहीं है। तो अगर एक भी जगह पे तुम्हें एनकाउंटर हो रहा है कि Cl नहीं है, या मतलब वो एटम एनकाउंटर नहीं हो रहा, तो मतलब उसके पास सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसमें I नहीं होगा। किसी को कोई डाउट है सेंटर ऑफ इन्वर्जन में? ये मेरे हिसाब से बहुत आसान होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, हम लोग खुद ही देख के बता पाते हैं कि क्या है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग वो देखेंगे, सिग्मा प्लेन हमें करना है, तो सिग्मा प्लेन के बारे में हम लोग कल थोड़ा और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।